क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई गंभीर आपराधिक मामला इसलिए फेल हो जाए क्योंकि आरोपी निर्दोष है? नहीं, बल्कि इसलिए कि अदालत ने गवाहों और सबूतों को सही तरीके से सूचीबद्ध ही नहीं किया, उनका चार्ट ही नहीं प्रिपेयर किया। एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट फैसले में अब अदालत ने देश की सभी ट्रायल कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं। एक ऐसा आदेश जो आपराधिक फैसलों की लिखावट को हमेशा के लिए बदल देगा कि कैसे जजमेंट्स लिखे जाते हैं, उसको बिल्कुल बदलने वाला है। ये वीडियो हर लॉयर के लिए, हर लॉ स्टूडेंट के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए और आम जनमानस के लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूँ दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। समझते हैं सबसे पहले ये फैसला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि न्याय केवल सबूत होने से नहीं मिलता, बल्कि इस बात से मिलता है कि सबूत को कैसे संभाला जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है और न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है। केस का नाम है मनोज भाई जेठाभाई परमार बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2025। मनोज भाई जेठाभाई परमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 का ये केस है। केस का नाम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो बेहद अहम काम किए। पहला, जो गंभीर पोक्सो के मामले हैं उसमें ध्यान दीजिएगा कि क्या हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो बेहद इंपॉर्टेंट काम किए। जो पहला काम है वो ये किया कि एक गंभीर पोक्सो के मामले में आरोपी को बरी किया गया था और देश भर की ट्रायल कोर्ट्स के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि सबूतों को एक स्टैंडर्ड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के तहत प्रस्तुत किया जाए। ये फैसला ट्रायल जजेस के लिए, अभियोजन पक्ष के लिए, डिफेंस वकीलों के लिए और जुडिशरी एस्पिरेंट और लॉ स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं, केस की बैकग्राउंड को समझते हैं। यह मामला 2013 में गुजरात की एक घटना से जुड़ा हुआ है जहां एक 4 साल की बच्ची घायल और बिना कपड़ों के पाई गई थी। प्रोसिक्यूशन साइड ने पूरा केस परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर आधारित किया, जैसे कि लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी, एलएसटी थ्योरी। बताइए बीएनएस के कौन से सेक्शन के अंदर पाई जाती है? आप लॉ स्टूडेंट, बताइए कौन से सेक्शन के अंदर अप्लाई होती है लास्ट सीन थ्योरी का सिद्धांत। दूसरा, कथित फोरेंसिक रिकवरीज और मेडिकल और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की रिपोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो अदालत ने कानून से ज्यादा प्रक्रियागत खामियों को, यानी कि प्रोसीजरल जो फॉल्ट थे, उन पर ध्यान दिया, खासकर सबूतों की कैटलॉगिंग पर और उनकी हैंडलिंग पर। अब बात करते हैं कि इस केस के अंदर जो प्रोसिक्यूशन साइड है उससे कहां दिक्कत हुई, कहां चूक हुई, उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर कई गंभीर और घातक कमियां पाई। सुप्रीम कोर्ट को मिली इस केस के अंदर जब्त वस्तु, जिनका मतलब जो आर्टिकल्स जिनका सीजर हुआ था, उनकी जो चेन ऑफ कस्टडी थी वो साबित नहीं की गई। पंच गवाहों के बयान जो हैं वो आपस में विरोधाभासी थे, इनकंसिस्टेंट थे, एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे जो पंच विटनेस थे। और तीसरा, ये साबित नहीं किया गया कि एफएसएल को जो भेजे गए नमूने वही थे जो जब्त किए गए थे, ये भी प्रूव नहीं किया गया। अदालत ने यहां पर स्पष्ट रूप से कहा कि फोरेंसिक एविडेंस तब तक कोई मूल्य नहीं रखता जब तक उसे सही ढंग से सूचीबद्ध, सील, सुरक्षित और ट्रैक न किया जाए। इन्हीं कारणों से जो ये पूरा मामला है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का जो चेन है वो इस मामले के अंदर टूट गया। आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिएगा। अब बात करते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम कानूनी टिप्पणियों की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन इस केस के अंदर दिया कि सबूत को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता, उसकी जो विश्वसनीयता है उसकी ट्रेसेबिलिटी पर निर्भर करती है। अदालत ने कहा कि जो अव्यवस्थित डॉक्यूमेंटेशन है और स्ट्रक्चर्ड जो कैटलॉगिंग है उसकी कमी है।
किसी भी सबूत केस को कमजोर कर सकती है। अगर किसी भी केस के अंदर जो अनऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन हो, अव्यवस्थित डॉक्यूमेंट्स हो फाइल में, और उसके साथ साथ जो उसको सही तरीके से कैटलॉग नहीं किया गया है, एक पूरा चार्ट के रूप में नहीं तैयार किया गया है, तो वो किसी भी मजबूत से मजबूत केस को कमजोर कर सकता है। इसलिए कोर्ट ने भविष्य के बाइंडिंग प्रोसीजरल डायरेक्शंस जारी किए। इसमें निचली अदालत के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए, उनको समझते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। भविष्य में ऐसी चूक ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी ट्रायल कोर्ट्स को आदेश दिया कि वे एक स्टैंडर्ड टेबुलर फॉर्मेट बनाएं, और ये निर्देश जो है अनिवार्य है। और इसमें जो निर्देश पहला है वो ये है कि अब हर फैसले के अंदर टेबुलेटेड चार्ट होंगे। हर जजमेंट के अंदर टेबुलेटेड चार्ट होंगे। हर क्रिमिनल जजमेंट के अंत में 3 स्ट्रक्चर्ड चार्ट होना अब अनिवार्य है। और ये चार्ट कौन कौन से होंगे? पहला होगा कि जो जांचे गए गवाह हैं उनकी सूची, गवाहों की सूची का चार्ट। दूसरा है प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इस मामले के अंदर आए हैं उनकी एक सूची होगी। और तीसरा मटेरियल ऑब्जेक्ट्स या फिर मुद्दा माल की जो है वो सूची हर जजमेंट के आखिरी में होगी। ये चार्ट स्पष्ट, व्यवस्थित और आसानी में समझ आने वाले योग्य होने चाहिए। अब जो दूसरा निर्देश दिया गया वो ये था कि गवाहों का एक स्टैंडर्ड चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा। हर फैसले में गवाहों का चार्ट होना जरूरी है, जिसमें ये कॉलम होंगे। मतलब समझ रहे हो, आपने कोर्ट ने ये बोला कि ये चार्ट बनाओगे, उसके साथ साथ उस चार्ट के अंदर क्या क्या कॉलम होंगे ये भी कोर्ट ने बताया। क्या होगा? सीरियल नंबर होगा, गवाह का नाम होगा, और गवाह की भूमिका, जैसे आई विटनेस है, इन्फॉर्मेंट है, डॉक्टर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, या फिर पंच विटनेस है, ये बात तक मेंशन होगी। इससे यह तुरंत समझ में आ जाता है कि किसी गवाह का एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। और इसके बाद जो अगला तीसरा निर्देश आया इस केस में, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चार्ट को लेकर आया। हर डॉक्यूमेंट जो ट्रायल में एग्जिबिट किया गया हो, जो पेश किया गया हो, उसकी सूची में ये होना चाहिए। एग्जिबिट नंबर उसका क्या है, डॉक्यूमेंट का विवरण क्या है, क्या वो एफआईआर है, क्या पंचनामा है, क्या मेडिकल रिपोर्ट है, क्या एफएसएल रिपोर्ट है, और वो गवाह जिसने दस्तावेज को साबित किया वो भी आपको इस डॉक्यूमेंट चार्ट में मेंशन करना होगा। ये एविडेंस लॉ यानी कि साक्ष्य अधिनियम के अनुपालन और ट्रेसेबिलिटी के लिए जरूरी है। अब इसके अंदर जो चौथा दिशा निर्देश आया वो मटेरियल ऑब्जेक्ट और मुद्दामाल जो चार्ट था उसके रेफरेंस में आया। हर जब्त वस्तु के लिए जरूरी है कि मटेरियल ऑब्जेक्ट नंबर होना चाहिए, वस्तु का विवरण होना चाहिए चार्ट में, क्या वो वेपन है, कपड़े है, मोबाइल है, वाहन है, और वो गवाह जिसने उसकी रेलेवेंस साबित की उसके बारे में भी मेंशन इस चार्ट में होना चाहिए। ये चेन ऑफ कस्टडी बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इस मामले के अंदर कोर्ट ने जटिल मामलों के लिए कुछ अलग नियम बनाए, विशेष नियम बनाए। कोर्ट ने कहा कि जहां एविडेंस बहुत ज्यादा हो, बहुत अधिक हो, जैसे कि आर्थिक अपराध या कॉन्स्पिरेसी केसेस, वहां पर कोर्ट केवल मटेरियल और रिलाइड अपॉन एविडेंस को सूचीबद्ध कर सकती है, और यह स्पष्ट करना होगा कि जो सूची है वो लिमिटेड है। मकसद ये है क्लैरिटी, न कि पेपर वर्क का बोझ। आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डिफेंस एविडेंस पर भी ये जो डायरेक्शंस हैं ये लागू होंगी, ऐसा कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ये जो निर्देश हैं ये डिफेंस विटनेसेस और डिफेंस एविडेंस पर भी समान रूप से लागू होंगे। सिर्फ प्रोसिक्यूशन के विटनेस और प्रोसिक्यूशन के एविडेंस पर लागू नहीं होंगे, डिफेंस वाले विटनेस और डिफेंस एविडेंस पर भी लागू होंगे, क्योंकि फेयर ट्रायल का मतलब है दोनों पक्षों को के साथ समान व्यवहार। ठीक है। अब सिविल केसेस को लेकर भी कोर्ट ने कुछ संकेत दिए। हालांकि जो ये दिशा निर्देश हैं मुख्य रूप से क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अनुमति दी है कि अगर वो चाहें तो सिविल केसेस में भी ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स अपनाएं, खासकर जहां रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि ये फैसला गेम चेंजर क्यों है। ये फैसला 3 बड़े बदलाव लाता है। पहला, ट्रायल कोर्ट में डिसिप्लिन। दूसरा, फैसलों में क्लैरिटी और यूनिफॉर्मिटी। और तीसरा, अपीलीय अदालतों के लिए इजी रिव्यू की अवधारणा। अब न्याय केवल भावना पर नहीं बल्कि सही डॉक्यूमेंटेशन पर आधारित होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं
क्या आपको लगता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्ड चार्ट गलत सजा और देरी को कम करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि इस मामले के अंदर कोर्ट का क्या फाइनल वर्डिक्ट आया, उसको समझते हैं। इन सभी सिद्धांतों को लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष अनब्रोकन चेन जो है वो साबित नहीं कर सका। इस मामले के अंदर फोरेंसिक एविडेंस जो पेश किया गया वो भरोसेमंद नहीं था, और जो संदेह का लाभ है यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट है वो आरोपी को दिया जाना चाहिए। इसलिए इस केस के अंदर जो आरोपी की सजा है वो रद्द कर दी गई और आरोपी को बरी कर दिया गया। यहाँ पर आरोपी को बरी किया गया ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं जो आने वाले अब हर फैसले के अंदर लागू होंगे और देश की हर ट्रायल कोर्ट को उनको फॉलो करना है। इसलिए ये आपके जुडिशरी, एपीओ और लॉ स्टूडेंट्स के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हर वकील और हर जज के लिए भी ये जानना जरूरी है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं और निष्कर्ष ये है कि ये फैसला एक साफ संदेश देता है कि न्याय के लिए स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। अब ट्रायल कोर्ट्स केवल नैरेटिव पर निर्भर नहीं रह सकती, अब सबूत को स्ट्रक्चर में बोलना होगा। जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए केस काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर एविडेंस एप्रिशिएशन के लिए, चेन ऑफ कस्टडी के लिए और क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर के लिए। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर आपको ये एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी लॉ स्टूडेंट के साथ, जुडिशरी एस्पिरेंट्स के साथ, सभी लॉयर्स के साथ। और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट केस एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा ताकि आपको ऐसे एनालिसिस सबसे पहले मिलते रहें। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब के बाजू का ज्वाइन बटन दबाकर भी हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जुडिशियल सर्विसेज एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज में। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। जय हिंद।